बात है मई 2006 की। लंदन का एक बिल्कुल पुरसुकून खामोश सा मुज़ाफ़ाती इलाका। यहाँ एक आम सी रात एक ऐसे हौलनाक वाक़े में बदलने वाली थी जिसने सबको हिला के रख दिया। ये कहानी एक ऐसे कत्ल की है जिसने तफ्तीशकारों को महीनों तक चकराए रखा और आखिर में एक ऐसे धोखे से पर्दा उठाया जिसका कोई सोच भी नहीं सकता था। कहानी शुरू होती है आधी रात के कुछ देर बाद, जब निशा पटेल नज़ारी के भाई के दरवाजे पर एक पड़ोसी दस्तक देता है। वो घबराकर भागता हुआ अपनी बहन के घर पहुंचता है तो क्या देखता है कि उसकी बहन ड्राइववे पर खून में लथपथ पड़ी है। उसका सबसे बड़ा डर, उसका बदतरीन खौफ सच साबित हो चुका था। तो ये अलमनाक वाक़या किसके साथ पेश आया? हमारी कहानी का मरकज़ है 29 साला निशा, जो एक कामयाब हेयर ड्रेसर थीं और बज़ाहिर एक बहुत खुशगवार ज़िंदगी गुजार रही थीं। लेकिन इस खुशगवार चेहरे के पीछे एक राज भी छुपा था, एक दूसरी ज़िंदगी। निशा एक स्पेशल कांस्टेबल भी थी। ये एक रज़ाकाराना काम था जो उन्होंने अपने इलाके, अपनी कम्युनिटी की हिफाजत के जज्बे से शुरू किया था। लेकिन अब यही चीज़ उनके कत्ल की तफ्तीश में एक बहुत बड़ा सवाल बन गई थी। क्या उनका कत्ल उनके पुलिस के काम की वजह से हुआ? ये वो पहला सवाल था जो सबके जहन में आया। और जो चीज़ इस केस को और भी पेचीदा बनाती है वो ये कि कत्ल से सिर्फ चंद दिन पहले निशा ने गैर मामूली बहादुरी का मुजाहरा किया था। 3 चोरों ने उनके घर में घुसने की कोशिश की तो वो डर कर छुपने के बजाय बाहर निकली, उनका सामना किया और उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। जब जासूस चीफ इंस्पेक्टर निक इस्कोला जाए वकुआ पर पहुंचे तो मंजर किसी आम डकैती जैसा बिल्कुल नहीं था। घर में जबरदस्ती दाखिल होने का कोई निशान नहीं था। पर्स और पैसे खुले पड़े थे। सब कुछ अपनी जगह पर था सिवाय एक चीज के। किचन में चाकुओं के सेट में से एक चाकू गायब था। तो तफ्तीश शुरू हुई 2 बिल्कुल वाज़े थीरीज के साथ, लेकिन बहुत जल्दी ही ये दोनों रास्ते एक बंद गली में जाकर खत्म हो गए। पहली थ्योरी तो ये थी कि जिन चोरों को निशा ने कुछ दिन पहले भगाया था वो बदला लेने वापस आए, और दूसरी थ्योरी निशा के शौहर फुडल के गिर्द घूमती थी। उनका लिमोजीन के बिजनेस में एक हरीफ से शदीद झगड़ा चल रहा था। बात जान से मारने की धमकियों तक पहुंच चुकी थी। पूरा 1 महीना भरपूर तफ्तीश हुई, दिन रात एक किया गया और नतीजा सिफर, कुछ भी नहीं। ना उन चोरों का कोई सुराग मिला, ना ही वो बिजनेस वाली दुश्मनी की कहानी किसी नतीजे पर पहुंची। पुलिस ठीक 1 महीने बाद भी वहीं की वहीं खड़ी थी जहां से उन्होंने शुरू किया था। तफ्तीश करने वालों की मायूसी का आलम सोचें जरा। तफ्तीश एक तरह से मुकम्मल तौर पर रुक चुकी थी। मीडिया में रोज इस केस की खबरें आ रही थीं और हर कोई जवाब चाहता था। और सच कहें तो लग यही रहा था कि शायद निशा का कातिल कभी पकड़ा ही नहीं जाएगा। और फिर जब सारी उम्मीदें खत्म हो रही थीं, केस में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी बिल्कुल किसी को तवक्को नहीं थी। ये अहम पेशरफ्त किसी नए सुराग से नहीं हुई, बल्कि पुराने सबूतों को दोबारा देखने से हुई। 1 महीने की मुकम्मल खामोशी के बाद आखिरकार एक ब्रेक थ्रू मिला। पुलिस को वो चाकू मिल गया जो निशा के किचन से गायब था और ये करीबी एक नाले से बरामद हुआ। लैब ने भी तस्दीक कर दी, इस पर निशा का खून था। तफ्तीशकारों के पास ये पहला ठोस सबूत था। इस चाकू के मिलने पर पुलिस ने इस इलाके की सीसीटीवी फुटेज को बहुत बारीकी से खंगालना शुरू किया। घंटों की फुटेज देखने के बाद उन्हें एक सुरमई रंग की ऑडी नजर आई जो कत्ल की रात उस नाले के पास सिर्फ 7 सेकंड के लिए रुकी। इतनी देर जितनी किसी चीज जैसे कि एक चाकू को फेंकने में लगती है। लेकिन मसला ये था कि लंदन में हजारों सुरमई ऑडीज थीं। इस एक कार को ढूंढना तकरीबन नामुमकिन था। जब ये सुराग भी ठंडा पड़ने लगा तो डिटेक्टिव एस्कोला ने फैसला किया कि वो फुडल के फ़ोन का दोबारा जायजा लेंगे। यह एक तरह से आखिरी कोशिश थी, लेकिन यही वो कदम था जिसने इस पूरे केस को खोल कर रख दिया। और फिर फ़ोन के डेटा में से स्कोला को एक ऐसी तस्वीर मिली जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये एक औरत की टांग की तस्वीर थी और ये बात बिल्कुल साफ थी कि वो टांग निशा की नहीं थी। बस इस एक तस्वीर ने एक गम में डूबे हुए शौहर की पूरी कहानी को चकनाचूर कर दिया और एक बिल्कुल नया और बहुत ज्यादा जाती मोटिव सामने आ गया। जब पूछगछ की गई तो फुडल ने मान लिया कि उसका लौरा मोकन नामी एक औरत के साथ अफेयर था। ये इंकशाफ कि वो अपनी बीवी को धोखा दे रहा था, इसने इसे फौरन एक अहम मुश्तबा बना दिया। अब पुलिस के पास एक बहुत मजबूत मोटिव था। इस अफेयर का सामने आना वो चाबी साबित हुआ जिसने एक कहीं ज्यादा पेचीदा और घिनौनी साजिश का ताला खोलना शुरू कर दिया। फुडल के अफेयर की खबर सुनकर निशा के भाई को एक पुरानी परेशान करने वाली बात याद आई। फुडल ने एक बार उसे बताया था कि उसके फ़ोन में कुछ मशकूक लोग हैं और उसे डर था कि पुलिस को क्या मिल सकता है। इससे एक बात ने तफ्तीश को एक खतरनाक नई सिमत दे दी। फुडल के फ़ोन रिकॉर्ड्स ने एक पूरे मुजरिमाना नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिया।
कॉल्स ने उसे रॉजर लेस्ली नामी एक शख्स से जोड़ा जो एक सजा याफ्ता मंशियात फरोश था। लेस्ली के रिकॉर्ड्स पुलिस को जेसन जोन्स तक ले गए जो एक किराए का कातिल था, और आखिर में टोनी इमैनुअल जो फरार होने वाला ड्राइवर था। पूरी साजिश अब बिल्कुल साफ नजर आ रही थी। तो आइए एक नजर डालते हैं कि ये सब कैसे जुड़ा। मई में कत्ल हुआ और 1 महीने तक तफ्तीश बेनतीजा रही। फिर जून में हथियार मिला जिससे जुलाई में कार की फुटेज मिली, लेकिन असल कामयाबी सितंबर में मिली जब फोन रिकॉर्ड्स ने आखिरकार सारे टुकड़ों को जोड़ दिया और एक शौहर के धोखे को एक ठंडे दिमाग से किए गए कत्ल की साजिश से मिला दिया। अब निशा के कत्ल के पीछे की पूरी खौफनाक सच्चाई सामने आ चुकी थी। ये कोई अचानक हमला या बिजनेस की दुश्मनी नहीं थी, बल्कि ये एक ठंडे दिमाग से पैसे के लिए बनाई गई एक मंसूबाबंद साजिश थी। तो ये था असल मंसूबा। फुडल कर्ज में बुरी तरह डूबा हुआ था। उसने निशा की लाइफ इंश्योरेंस की रकम के लिए उसे कत्ल करने का मंसूबा बनाया ताकि वो अपनी माशूका लोरा के साथ भाग सके। इसने ये काम रॉजर लेस्ली को दिया, जिसने जेसन जोन्स को कातिल बनाकर भेजा। प्लान तो ये था कि निशा को सोते में मार दिया जाए, लेकिन निशा जाग गई और ये मंसूबा एक पुरतशद्दत हमले में बदल गया। आखिरकार इंसाफ हुआ। फुडल नजारी, रॉजर लेस्ली और जेसन जोन्स तीनों को कत्ल का मुजरिम करार दिया गया और उम्र कैद की सजा सुनाई गई। फरार में मदद करने वाले ड्राइवर टोनी इमैनुअल को बरी कर दिया गया। निशा की कहानी धोखे और लालच की एक बहुत ही अफसोसनाक याद दहानी है। इसने उस शख्स पर भरोसा किया जो उसके सबसे करीब था और उसी ने उसे धोखा दिया। और ये हमें एक परेशान कुन सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या हम वाकई कभी उन लोगों को पूरी तरह जान सकते हैं जिनसे हम मोहब्बत का दावा करते हैं?